फिल्म की शुरुआत जर्मनी में शुरू होती है। जॉन फॉन्टेनेली एक बाइक मैसेंजर है जो कि कोरियर डिलीवरी का काम करता है। एक दिन उसे एक अज्ञात स्थान पर पैकेज डिलीवर करने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन जॉन यह कहते हुए मना कर देता है कि अब वह उसकी छुट्टी का समय है, जिसके लिए वह ओवरटाइम नहीं करेगा, और बाद में घर चला जाता है। एक आदमी उसके घर आता है और वंश शोधक कहते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। वह यह दावा करता है कि जॉन एक बड़ी संपत्ति का संभावित उत्तराधिकारी हो सकता है। बूढ़ा आदमी जॉन की डीएनए जांच करना चाहता है, जिसके लिए वह उसकी लार मांगता है, लेकिन फ्री में नहीं, जिसके लिए वह उसे 2000 यूरो देता है। बूढ़ा आदमी ये भी कहता है कि जब तक विरासत का दावा सही न ठहर जाए तब तक वह कोई काम न करे। जॉन मान जाता है और सोचता है कि बूढ़ा आदमी पागल हो गया है, क्योंकि वह तो एक अनाथ है। जॉन का उस रात जन्मदिन होता है और वह दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता है और सारे पैसे खर्च कर देता है। इसी बीच उसका भाई लीनो उसको एक टाई गिफ्ट करता है। अगले दिन नशे की हालत में उसी बूढ़े आदमी का फोन आता है, जो कि जोर देकर कहता है कि वह जल्दी से अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि उसे अभी तुरंत निकलना है। जॉन असमंजस में है, लेकिन वह तैयार हो जाता है। मार्विन, जो कि जॉन का बहुत अच्छा दोस्त है, वह कहता है कि बूढ़ा आदमी की किडनैपिंग कर रहा है और बाद में उसकी हत्या कर देगा। वह यह मजाक के तौर पे कहता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्यों ना इसे ही ट्राई किया जाए। इसके बाद वह एक निजी विमान में बैठकर फ्लोरेंस आ जाता है, जहां उसका स्वागत भारी सुरक्षा के बीच किया जाता है। में सबसे आगे सेनोर वाकी और उनकी पोती फ्रैंका वाकी रहते हैं। ये दोनों इस हवेली की देखभाल का काम करते हैं। सेनोर वाकी फ्लोरेंस में परिवार जनरेशन और संपत्ति प्रबंधक के रूप में भी काम करता है। इसी बीच जॉन जोर देकर कहता है कि कोई गलतफहमी हुई है आपको। वो इतनी बड़ी संपत्ति का वारिस कैसे हो सकता है, वह तो एक अनाथ है। इसके बाद उसे समझाया जाता है कि जॉन गाको फॉन्टेनेली का वंशज है। वे एक शक्तिशाली व्यक्ति थे जो कि 500 साल पहले रहा करते थे। उन्होंने एक वसीयत छोड़ी जिसमें कहा गया है गाको फॉन्टेनेली की संपत्ति उसके सबसे कम उम्र के पुरुष वंश को ही जाएगी। संपत्ति मिलने के बाद जॉन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा, लेकिन संपत्ति अपने साथ कुछ नियम और कायदे भी लाती है, जिसे जॉन को पूरा करना होगा। ओनारवाकी बताता है कि फॉन्टेनेली ने भविष्य में 500 वर्ष के बारे में एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें कि संपत्ति से समाज का विकास हो सके, और जॉन सबसे छोटे पुरुष वंश में आता है। जॉन लोगों में आशा बहाल करने के लिए जिम्मेदार होगा। बाद उसे ये भी पता चलता है कि कतार में 2 लोग और भी हैं, केंजी ताकाशाही और ल्यूक फॉन्टेनेली। अंत में सोच विचार करके वह इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद अपनी विरासत स्वीकार कर लेता है और अब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। फ्रैंका वाकी ने वसीयत पूरी होने तक इंतजार करने के लिए कहा और अगले दिन जॉन को एक कार्यालय में ले जाया जाता है, जहां उसे इटली की नागरिकता प्रदान की जाती है। अगली रात फ्रैंका का चाचा ग्रेगोरियो वाकी जॉन से मिलने आता है। जब वह अपनी निजी रसोई में रात का खाना तैयार कर रहा होता है, वह अपने परिवार के व्यवसाय के बारे में बात करता है, खानदान के पावर के बारे में बात करता है और चला जाता है। वह जॉन को एक छोटे से रोमांच के लिए पहाड़ी पर ले जाता है। इसी बीच सुरक्षा में काम करने वाली एक महिला मिकेला अकेले में जॉन के पास आती है और उसे बताती है कि वारिस के बारे में जॉन को सब कुछ नहीं बताया गया और जॉन उसी जगह पे खड़ा है जहां एक दुर्घटना हो गई थी। वाकी परिवार छुपाने की कोशिश कर रहा है और वह जॉन से उसी स्थान पर मिलने के लिए जोर देती है। ये जल्द ही अपने घर आ जाते हैं हवेली में। इस सुबह जॉन साइकिल से उसी जगह पे दोबारा फिर आता है जहां उस महिला ने उसे बुलाया था। की मदद से नीचे उतरता है जहां दुर्घटना हुई थी। वो एक एक्सीडेंटल कार देखता है जिसमें एक आईडी पड़ी थी जो कि एंजो फॉन्टेनेली की थी। तभी मिकेला वहां आती है, बाइक से आती है कि वह $1 ट्रिलियन फॉर्च्यूनर का उत्तराधिकारी बनने वाले अंतिम व्यक्ति लॉरेंस फॉन्टेनेली की बहन है, जिसकी आईडी अभी जॉन ने देखी थी। उसने यह भी खुलासा किया कि उसने अपनी पहचान बदलकर अपनी जान बचाने के लिए इस तरह से रह रही है। वो कहती है कि उसने अपने भाई की जान नहीं बचा पाई, लेकिन वो उसकी जान बचाना चाहती है और
वाकी परिवार से सतर्क रहने को कहती है कि वाकी परिवार फॉन्टेनली की संपत्ति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जानने के बाद बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और सच्चाई का पता लगाने के लिए मिकेला से वादा करता है। मिकेला फिर जोर देकर कहती है और अपने बाद के उत्तराधिकारियों के नाम बताए, जैसा कि उसे बताया गया था कि वह भूल गया और सिर्फ एक का नाम याद है, केंजी काशियाद। वह वहां से जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मिकेला उस पर अचानक हमला कर देती है और नशीली पदार्थ का इंजेक्शन लगा देती है। हमले से यह पता चलता है कि मिकेला किसी ऐसे के लिए काम करती है जो कि फॉन्टेनेली परिवार को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना चाहता है। अगले सीन में जॉन की आंख खुलती है एक खंडर पड़े अपार्टमेंट में, जहां कोई उसका चेहरा स्कैन करता है। पता चलता है कि जॉन द्वारा आत्महत्या करने की एक नकली वीडियो बनाई जा रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है। मिकेला जॉन का चेहरा एक कपड़े से ढक देती है और चली जाती है। जॉन वहीं रोता रह जाता है, लेकिन जॉन के सुरक्षा गार्डों ने उसे ट्रैकर की मदद से ढूंढ लिया होता है और बचा लेते हैं। उसे सुरक्षित रूप से हवेली में वापस ले आया जाता है। जॉन ने बाद में दुश्मनों के साथ काम करने वाली एक महिला को काम पर रखने के लिए सोनार वाकी के प्रति अपनी निराशा व्यक्त की, लेकिन इस बात पर गुस्सा भी हुआ कि उसे लॉरेंस की दुर्घटना के बारे में नहीं बताया गया। वो कहता है कि उसे $10 मिलियन चाहिए, वह अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार डालेगा। फ्रैंका कहती है दूसरों के लाभ के लिए धन का उपयोग करना सही नहीं। फ्रैंका कहती है कि जल्दबाजी से कुछ नहीं होने वाला है और जॉन को उसके साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा के लिए उसका परिवार पूरे कई वर्षों से वहाँ काम कर रहा है। फ्रैंका कहती है कि जॉन कई लाखों लोगों की जान बचा सकता है। जॉन मान जाता है और बाद में विरासत को स्वीकार करने का फैसला करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन सारी संपत्ति का मालिक बन जाता है और उसकी सहायता के लिए धन का उपयोग किस तरह से करना है वह उसके सलाहकारों के ऊपर होता है, जो कि उसका मार्गदर्शन करते हैं। बाद में फ्रैंका का चाचा बताता है सोनार वाकी फ्लोरेंस में आने के बाद कैसे जॉन को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा, क्योंकि सोनार वाकी को लगता है कि जॉन की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देगा और इसी कारण उसकी पहली पसंद केंजी ताकाशाही है, जिसे वह मानता है वह जॉन से अधिक शिक्षित और जानकार है। और इसी तरह अगला सीन हमें फ्रांस की तरफ ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि अपने मेल बॉक्स में एक पार्सल प्राप्त करता है, जहां अचानक एक काली कार अंदर से एक आदमी उसे अंदर आने के लिए संकेत देता है। सीन में हमें दिखाया जाता है कि फॉन्टेनेली का वंशज ये भी है। जॉन और ताकाशाही के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने की कतार में ये तीसरा है। कार में बैठे लोग ल्यूक को एक पासपोर्ट देते हैं और मनीला का टिकट देते हैं। ल्यूक को बताया जाता है कि जिया नाम के किसी शख्स ने उसे फ्लाइट से बुलाया है। जिया का नाम सुनते ही ल्यूक तुरंत ही फिलीपींस के लिए जाने के लिए सहमत हो जाता है। इसके बाद जॉन भी अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने भाई से मिलने के लिए बर्लिन आता है और उस रात खूब पैसों की बारिश करते हैं, खूब खर्चा करते हैं और अपने भाई के साथ मस्ती मारता है। अगली सुबह एक खबर आती है जिसमें लिखा था कि एक बाइक मैसेंजर जो कि हाल में ही अमीर हुआ है, वो एक अय्याश बन चुका है। मीडिया इसके बारे में नकारात्मक सोच रखती है, जिससे कि वाकी परिवार इसका खंडन करते हैं और फॉन्टेनेली एंटरप्राइजेस को संभालने की जॉन की क्षमता को पूरा नहीं मानते। मीडिया भी इस चीज़ में दिलचस्पी लेती है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर भविष्यवाणी को पूरा करने में उत्सुक है भी या नहीं। वाकई अभी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। इसी बीच ल्यूक भी एयरपोर्ट पर फॉन्टेनेली को देखता है कि पीछे भी बहुत से प्रभावशाली लोग थे जो कि काम कर रहे थे उसे उसका हक दिलाने के लिए। ल्यूक इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और उसे मार देना चाहते हैं। वह अपने सवालों के जवाब जिया से लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसकी कोई मदद नहीं करता और यहाँ तक कि उसका दरवाज़ा भी नहीं खुलते। तभी ल्यूक की नज़र उसी गाड़ी पर पड़ती है जो उसे यहाँ तक लाई थी। उनमें से एक आदमी ने जिया से बात करने के लिए ल्यूक को फ़ोन दिया। जिया से बात करता है और सवाल करता है जॉन किस तरह से उत्तराधिकार में शामिल हो सकता है। जिया उसे शांत रहने के लिए कहती है और कहती है कि वह मनीला ना आए, अल्जीरिया ही चला जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने उसे मारने का प्लान बनाया है। इसी बीच हम जॉन को देखते हैं, वह अपने सलाहकारों के साथ बैठा है
और दुनिया भर में कई मुद्दों जैसे नौकरी छूटना, गरीबी, जलवायु में परिवर्तन पर चर्चा करते हैं। उसके जो विशेषज्ञ हैं वो समाधान के लिए एक दूसरे से बात करते हैं और बहस करते हैं कई मुद्दों पर। जॉन को ये सब चीज़ें समझ में तो नहीं आती हैं, लेकिन वह अपने धन का उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहता है ताकि समाज को इसका लाभ मिले। मीटिंग के बाद ग्रेगोरियो भी मिलता है जॉन से और वो कहता है कि वो इतना सीरियस ना ले इन सब चीज़ों को और मेरे साथ चले, थोड़ा घूमे फिरे। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंका वाकी, जो कि पोती है सेनोर वाकी की, वह आपस में हर चीज़ सुलझाने की कोशिश करते हैं। सेनोर वाकी कहता है कि फ्रैंका ही एकमात्र ऐसी इंसान है जो जॉन का मार्गदर्शन कर सकती है, उसे यह कह सकती है कि आगे करना क्या है। सेनोर वाकी एक्चुअली में इसलिए भी चिंतित है क्योंकि आज तक उसने संपत्ति की रक्षा करी है और वह जॉन की क्षमताओं से बहुत ज़्यादा परेशान है। सेनोर वाकी को नहीं लगता है कि जॉन अपनी इस धन की संपत्ति को सही रूप से इस्तेमाल कर सकता है समाज के कल्याण के लिए। अब क्योंकि वह बूढ़ा हो गया है और लगातार चिंता में रहता है। इसी बीच वह जॉन के फैले हुए कागज आता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। जॉन अपने पार्टी में व्यस्त रहता है ग्रेगोरियो के साथ और 4 दिनों के बाद उसे एक कंडोलेंस लेटर मिलता है जिसमें फ्रैंका बताती है कि उसे कैसे काम करना है। जॉन उसकी बात समझता है और अपने वकीलों के साथ एक नए मिशन पर निकल जाता है। मिशन यह है कि वह अपने सलाहकारों के साथ मिलकर और जो धन संपदा है उसको किस तरह से प्रयोग में लाता है ताकि समाज का कल्याण हो सके। फ्रैंका जॉन को यह भी बताती है कि सेनोर वाकी का निधन हो चुका है और वह अंतिम संस्कार में शामिल हो। फ्रैंका बताती है कि उसके दादा सेनोर वाकी का एक अंतिम इच्छा थी कि वह जॉन के साथ दुनिया को बचाने में उसकी मदद करे। एक्चुअली में फ्रैंका को ये पता था कि जॉन कितना भी लोगों की भलाई के लिए धन खर्च कर ले, लेकिन इस तरह से वैश्विक मुद्दों पर कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ना वो समस्याएं हल होने वाली हैं। फ्रैंका कहती है कि गरीब देशों में डोनेशन करके वह सिर्फ उन गद्दार नेताओं की ही भलाई कर रहा है। इससे उनके समाज और लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना उनकी किसी तरह की मदद हो रही है। धन संपदा को सिर्फ भ्रष्ट नेता ही अपने तक रखते हैं। के हिसाब से विश्व अर्थव्यवस्था और धन के प्रभाव पर नियंत्रण स्थापित करने की ही आवश्यकता है। इसके बाद जॉन फ्रैंका के साथ एक बिजली संयंत्र खरीदता है। जॉन के दोस्तों सहित सैकड़ों कर्मचारियों को भर्ती करता है और जिस चीज की भी जरूरत महसूस हो उनसे वह कहता है कि तुरंत मांग ले, ताकि लोगों में जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। इसके बाद फ्रैंका उसे समझाती है कि यदि वह शेयर बाजार में किसी तरह कंट्रोल पाना चाहता है तो मेलकम ही ऐसा व्यक्ति है जिससे वह संपर्क कर सकता है। इसके बाद हम ल्यूक को देखते हैं जो अल्जीरिया पहुंच जाता है। उसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपने विशेषज्ञों के साथ अपनी पहली आधिकारिक बैठक करता है। मेलकम जो कि शेयर मार्केट का एक्सपर्ट होता है वह भी शामिल होता है और वह बल्कि अध्यक्षता करता है इसकी। बताता है कि $1 ट्रिलियन के साथ बाजार किस तरह से पेश आता है और कैसे काम करता है। मेलकम बताता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है जिसके अनुसार वह पैसा एक साथ न लगा के पार्टनरशिप में पैसा लगाए, जैसे कि बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े कॉरपोरेट, अमेज़न, एम्पायर, इन सभी में पार्टनरशिप करके ही पैसा लगाए। इससे होगा यह कि उसका सबसे जल्दी कैपिटल खत्म होगा, लेकिन उसे हिस्सेदारी मिल जाएगी मार्केट में। और बड़े बड़े कॉरपोरेट में हिस्सेदारी का मतलब है उनसे अपना काम करवा लेना, लेकिन इन सब को करने के लिए सबसे पहले $800 मिलियन की आवश्यकता होगी। और यही एक चिंता का विषय था क्योंकि जॉन को अपने विरासत में केवल $200 मिलियन के साथ ही हिस्सेदारी मिली थी। मेलकम कहता है कि सबसे पहले जॉन को अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी। $1 मिलियन तिक्त से मददगार व्यक्तित्व छवि में लाना होगा, जिससे कि होगा यह कि उसकी एक ब्रांड पहचान बन जाएगी। मेलकम कहता है कि उसके पास कई हुनरमंद इंसान हैं, जैसे कि मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब को वह काम पे लगा देगा। और ऐसा ही होता है। और इस तरह जॉन ने कई ऐसे इंटरव्यूज दिए जो कि उसकी इस पर्सनैलिटी को समाज के सामने रखने का मौका दे।
कहता है कि वह केवल 3.7% के हिसाब से समाज को वापस देने का वादा करता है और अपने प्रति आकर्षित करता है सभी का ध्यान। सब चीज़ों को देखते हुए ल्यूक बहुत परेशान होता है और उससे बदला लेने की कोशिश करता है और अल्जीरिया छोड़ देता है और जॉन को मारने के लिए बर्लिन पहुंच जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जॉन अपनी टीम हासिल उपलब्धियों पर बहुत ही जश्न मनाते हैं और व्यस्त होते हैं। यहीं दूसरे सीन में हम ये भी देखते हैं कि लियोनो, जो कि उसका भाई है और अपने माता पिता के निधन के बाद उसी ने उसकी देखभाल करी थी और वो उससे मिलने आता है। अब जॉन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा आदमी बन चुका होता है तो उसकी हर एक प्रतिक्रिया पर कुछ खतरनाक लोगों की नज़र है, जिससे कि लियोनो और लियोनो की फैमिली भी खतरे में हो जाते हैं। इसी बात को कहने के लिए जॉन से वह मिलता है और कहता है कि कुछ समय से उसका पीछा हो रहा है और जिस सोसाइटी में वह रहता है वहाँ के लोग कह रहे हैं कि वह उनसे दूर चला जाए ताकि उस सोसाइटी में शांति बनी रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि कुछ उपद्रवी लोग जॉन से नाखुश होकर उन्हें ना कोई नुकसान पहुँचा दे। बात हो ही रही थी कि ल्यूक वहां पहुंच जाता है और अचानक बंदूक तान देता है और गोली चला देता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि जॉन किसी भी तरह से फॉन्टेनेली का हिस्सेदार नहीं हो सकता। जॉन के सुरक्षा गार्ड तुरंत जॉन को खींचते हैं, लेकिन इसी बीच दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी होने लगती है। जॉन के भाई में गोली लग जाती है। मूवी इसी सीन में ख़त्म हो जाती है कि जॉन अपने गोली लगे भाई को पकड़े हुए है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। फिल्म देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।